हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कृतिका भाग 1 नामक पुस्तक के ऊपर, जो कि टीजीटी के पाठ्यक्रम में लगी हुई है। इसके अतिरिक्त एक 9वीं कक्षा की क्लास में भी पढ़ना है। जब आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ेंगे तो उसमें भी कृतिका भाग 1 लगी हुई है। यह टीजीटी के सिलेबस में पूरक पाठ्य पुस्तक के तौर पर आप सभी को पढ़ना है। कृतिका भाग 1 के अंतर्गत कुल 5 चैप्टर हैं और हम देखेंगे इन पांचों चैप्टर्स की विषय वस्तु के ऊपर, और जो भी महत्वपूर्ण चीजें होंगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से उन पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो पांचों चैप्टर हैं उनके लेखक कौन हैं और वो किस विधा में लिखे गए। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि पहला चैप्टर है इस जल प्रलय में, जिसके लेखक हैं फणीश्वरनाथ रेणु, और ये है रिपोर्ताज। दूसरा चैप्टर है मेरे संग की औरतें, जो कि मृदुला गर्ग द्वारा लिखा गया है, और ये है संस्मरण। तीसरा चैप्टर है रीढ़ की हड्डी, जिसके लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर, और ये एकांकी विधा में है। चौथा चैप्टर है माटी वाली, जिसके लेखक हैं विद्यासागर नौटियाल, और ये कहानी है। पांचवा चैप्टर है इस तरह आखिरकार मैं हिंदी में आया, शमशेर बहादुर सिंह इसके लेखक हैं, और ये ललित गद्य में है। तो पांचों चैप्टर के लेखक और वो किस विधा में है, आपके दिमाग में ये सारी चीजें बैठ गई होंगी। अब हम क्रमशः इन चैप्टर्स पे बात करेंगे और जहाँ भी की पॉइंट्स होंगे उनको भी हाईलाइट करेंगे। तो चलते हैं, हम बात करते हैं पहले फणीश्वरनाथ रेणु के ऊपर। फणीश्वरनाथ रेणु पर इससे पहले भी हमने एनसीईआरटी की किताबों पर चर्चा करते हुए रेणु का जिक्र किया था। यहाँ पर भी हम देख लेते हैं थोड़ा सा उनका परिचय। तो फणीश्वरनाथ रेणु का जन्म 1921 ईस्वी में हुआ और निधन 1977 ईस्वी में हो गया। गांव औराही हिंगना, जो कि जिला पूर्णिया बिहार में है। इनकी स्कूली शिक्षा नेपाल में पूरी हुई। सन 1942 के आज़ादी के आंदोलन के प्रमुख सेनानी के तौर पर ये जाने जाते रहे। रेणु ने नेपाल की सशस्त्र क्रांति और राजनीति में सक्रिय रूप से भागीदारी की है। इसीलिए आप जब देखेंगे तो रेणु की कई रचनाएं नेपाल के ऊपर भी आधारित है। आगे बात करें रेणु के ऊपर, तो आंचलिक कथाकार के रूप में विख्यात रेणु ने ग्रामीण जीवन का गहन रागात्मक और रसमय चित्र खींचा है। अपनी विशिष्ट भाषा शैली द्वारा उन्होंने हिंदी कथा साहित्य को एक नया आयाम दिया। अगर उनकी प्रमुख कृतियों के बारे में बात करें तो उपन्यास के अंतर्गत मैला आंचल, परिकथा, कितने चौराहे। अगर कहानी संग्रह की बात करें तो उसमें ठुमरी, आदिम रात्र की महक, अगिन खोर, और रिपोर्ताज में ऋणजल, धनजल और नेपाली क्रांति कथा महत्वपूर्ण रूप से जाने जाते हैं। आपके पाठ्य पुस्तक में जो चैप्टर लगा हुआ है इस जल प्रलय में, जो कि ऋणजल धनजल नामक रिपोर्ताज से लिया गया है, और इसमें फणीश्वरनाथ रेणु ने सूखा और बाढ़ पर कुछ अत्यंत मर्मस्पर्शी रिपोर्ताज लिखे हैं, जिसका एक सुंदर उदाहरण इस जल प्रलय में, जो कि आपके सिलेबस में लगा हुआ है। अच्छा, यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि ऋण जल धन जल, उसका एक छोटा सा पार्ट यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है इस जल प्रलय में। यानी कि जो बाढ़ वाला हिस्सा है उसी को यहाँ पर संकलित किया गया है, सूखे वाले हिस्से को छोड़ दिया गया। लेकिन जब आप इस रिपोर्टाज का अर्थ देखेंगे ऋण जल धन जल, तो एक जगह सूखा की चर्चा की जा रही है ऋण जल में, और धन जल में बाढ़ की चर्चा की जा रही है। ये बाढ़ कब आई थी उस पे हम बात करें तो सन 1975 की पटना की प्रलयंकारी बाढ़ का अत्यंत रोमांचक वर्णन इस पाठ में किया गया है, जिसके वे स्वयं भुक्तभोगी रहे। यानी कि इस बाढ़ को हर्षनाथ रेणु ने भी अनुभूत किया, उस समय वो भी इससे प्रभावित रहे। उस कठिन आपदा में के समय की मानवीय व्यवस्था और यातना को रेणु ने शब्दों के माध्यम से साकार किया है। ऋण जल धन जल नाम का जो रिपोर्टाज है वो कई विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में भी लगा हुआ है। जब मैं खुद विद्यार्थी था जेएनयू में तो वहां पर भी इस रिपोर्टाज को पढ़ना था। तो हमने पूरा पढ़ा था ऋण जल धन जल। और जब उसको आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि विषम परिस्थिति में भी व्यक्ति संगीत
का सहारा लेते हुए अपने को खुशनुमा किया हुआ है और अ, बाढ़ के पानी को देखने के लिए लोग इंतजार में हैं, कहाँ तक पानी पहुँचा है, कहाँ तक पहुँचा है। आगे ज़िक्र होगा कि किस तरीके से लोगों में उत्सुकता है। हर्षनाथ रेणु ने ऋण जल धन जल पुस्तक में कुत्ते की आवाज शीर्षक से पटना की बाढ़ का जो वर्णन किया है, उसे जाबिर हुसैन ने संपादित कर साक्ष्य पत्रिका में नदियों की आग विशेषांक में इस जल प्रलय में शीर्षक से संकलित किया है। यहाँ पर परीक्षा के दृष्टिकोण से आपको ध्यान में रखना है कि हर्षनाथ रेणु ने जो अपना रिपोर्टाज लिखा ऋण जल धन जल, उसमें एक शीर्षक दिया गया है। उसमें आप देखेंगे कि 4 से 5 शीर्षक हैं। उसमें कुत्ते की आवाज़ नामक जो शीर्षक है, वो पटना की बाढ़ का वर्णन किया गया है उसमें। आगे चलकर जाबिर हुसैन ने साक्ष्य पत्रिका में नदियों की आग नामक विशेषांक निकाला और उसमें इस जल प्रलय को उन्होंने संकलित किया है, वहाँ पर भी इसको प्रकाशित किया है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि साक्ष्य पत्रिका के संपादक कौन थे? जाबिर हुसैन। किस नाम से उन्होंने विशेषांक निकाला था? नदियों की आग। और ऋण जल धन जल का जो बाढ़ वाला हिस्सा है, उसको इस जल प्रलय में नाम से संकलित किया गया है। तो ये कुछ तथ्यात्मक जानकारियां हैं जिनको कि आपको ध्यान में रखना चाहिए। इस पाठ की शुरुआत जिन पंक्तियों से होती है, उनका एक नमूना यहाँ पर आप देख सकते हैं। हरीश्वरनाथ रेणु लिखते हैं कि मेरा गांव ऐसे इलाके में है जहां हर साल पश्चिम, पूरब और दक्षिण की कोसी, पनार, महानंदा और गंगा की बाढ़ से पीड़ित प्राणियों के समूह आकर पनाह लेते हैं। सावन भादों में ट्रेन की खिड़कियों से विशाल और सपाट परती पर गाय, बैल, भैंस, बकरों के हजारों झुंड मुंड देखकर ही लोग बाढ़ की विभीषिका का अंदाजा लगा लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि फणीश्वरनाथ रेणु ने अपने गांव का जिक्र किया और कुछ नदियों का उन्होंने जिक्र किया है, जिसमें कोसी, पनार, महानंदा और गंगा की बाढ़ का जिक्र उन्होंने किया है। और ये भी बताया कि सावन भादों में ट्रेन में अगर कोई यात्रा कर रहा है तो उसकी खिड़कियों से देखने के बाद ही जहाँ परती भूमि है, जो ऊंचाई पर है, जहाँ पर पानी नहीं पहुंच सकता है, वहां पर गाय, बैल, भैंस, बकरों का झुंड देखकर लोग बाढ़ आने की उम्मीद लगा लेते हैं, अंदाजा लगाते हैं। तो ये कैसे फंक्शनाथ रेणु इस दृश्य को अपने शब्दों, अपने भाषा शैली के माध्यम से आप सभी के सामने भी प्रस्तुत किया होगा, उसको आप समझ पा रहे होंगे। वैसे कहा जाता है कि रेणु अपने कथा शैली के माध्यम से एक तरीके से फोटोग्राफी कर लेते हैं। हूबहू एकदम पूरा चित्र आपके सामने उपस्थित हो जाता है। आगे वो इसी पाठ में लिखते हैं कि हाई स्कूल में बाढ़ पर लेख लिखकर प्रथम पुरस्कार पाने से लेकर धर्मयुग में कथा दशक के अंतर्गत बाढ़ की पुरानी कहानी को नए पाठ के साथ प्रस्तुत कर चुका हूँ। जय गंगा सन 1947 में, डायन कोसी सन 1948 में, हड्डियों का पुल 1948 आदि छिटपुट रिपोर्टाज के अलावा कभी नहीं हुआ। तो आप देख रहे हैं कि ऑलरेडी कई उन्होंने बाढ़ को देखा, जिसमें गंगा को केंद्र में रखकर लिखा है। कोसी जो कि हर बार बाढ़ को लेकर आती है, तो इसको डायन कोसी कहा गया। और हड्डियों का पुल, तो एक तरीके से जो यहाँ पर आप चैप्टर पढ़ रहे हैं वो कोई नया नहीं है, उसके पहले भी हर्षनाथ रेणु ने कई रचनाएं इन बाढ़ों पर कर चुके हैं और प्रथम पुरस्कार भी इस पर हासिल कर लिए हैं, हाई स्कूल में जब पढ़ते थे तभी। आगे वे लिखते हैं, वह तो पटना शहर में सन 1967 में ही हुआ, जब 18 घंटे की अविराम वृष्टि के कारण पुनपुन का पानी राजेंद्र नगर, कंकड़बाग तथा अन्य निचले हिस्सों में घुस आया। अब यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि पटना में किस नदी की वजह से बाढ़ आया हुआ था, तो वो है पुनपुन। और इसका पानी चला गया था राजेंद्र नगर, कंकड़बाग इत्यादि इलाकों में। ये बात है 1967 की और लगातार 18 घंटे तक बारिश हुई थी। और बारिश का उन्होंने जो वर्णन किया है कुछ पात्रों के माध्यम से, और हमने ऐसी पंक्ति को यहाँ पर उठाया है जिससे कि इस जल प्रलय पाठ में महत्वपूर्ण जो पात्र हैं उनसे आप परिचित हो जाएंगे। फणीश्वरनाथ रेणु लिखते हैं कि आई आई ध्याको ऐसे गेछे जल झकझोर कर मुझे जगाया गया,
घड़ी देखी, ठीक 5:30 बज रहे थे। सवेरा हो चुका था। आ रहलो है पनिया, पानी आ गए लो। हो राम सिंगार, हो मोहन, रामचंद्र, अरे हो। जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया कि बाढ़ के पानी को देखने के लिए भी लोग एक दूसरे को पुकार रहे हैं कि कहाँ तक पानी पहुंच गया है। देखिए यहाँ पर भाषा शैली देखिए, आ रहलो हो, आ रहलो है पनिया, पानी आ गएलो हो। राम सिंगार, मोहन और रामचंद्र, ये तीन आप देख रहे हैं कि पात्र आपको इस पाठ में दिखाई पड़ेंगे, तो इनको याद रखिए परीक्षा के दृष्टिकोण से कि राम सिंगार, मोहन और रामचंद्र इस पाठ के पात्र हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये सारी चीजें दिमाग में बैठ गई होंगी। तो फणीश्वरनाथ रेणु का जो पहला चैप्टर लगा हुआ था इस जल प्रलय में, जो कि ऋणजल धनजल से लिया गया है, और उसकी विषय वस्तु से आप परिचित हो गए और फणीश्वरनाथ रेणु से भी परिचित हो गए। अब बात हम करते हैं मृदुला गर्ग के ऊपर, जो कि दूसरी लेखिका है आपकी पाठ्य पुस्तक की। तो मृदुला गर्ग का जन्म सन 1938 में हुआ था, और संयोग की बात है कि मृदुला गर्ग को सामने से देखने और सुनने का भी मौका मिला हुआ है। तो जैसे ही मैंने इनका नाम देखा तो इनका पूरा चित्र मेरे सामने उपस्थित हो गया। इनका जन्म 1938 में हुआ कोलकाता में, और समकालीन हिंदी कथा साहित्य की ये महत्वपूर्ण लेखिका के तौर पर जानी जाती हैं। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से एमए किया। भारत के विभिन्न शहरों में रहने के बाद 1974 में दिल्ली में स्वतंत्र रूप से ये लेखन करना शुरू कर दी। कथा साहित्य के अलावा उन्होंने अपने समय और समाज की समस्याओं पर वैचारिक निबंध भी लिखे हैं। मृदुला गर्ग ने कथ्य और शिल्प दोनों स्तरों पर गद्य लेखन की प्रचलित परिपाटी को तोड़ा है। तो एक तरीके से आप देख रहे हैं कि जो पारंपरिक शैली होती है गद्य लेखन की, उसे थोड़ा हटकर लिखने का प्रयास किया है मृदुला गर्ग ने। अगर उनकी प्रमुख कृतियों के बारे में बात करें तो उसके हिस्से की धूप, अनित्य, चितकोबरा, कठगुलाब इनके उपन्यास हैं। संगति विसंगति दो खंडों में इनकी संपूर्ण कहानियां हैं। रंग ढंग, चुकते नहीं सवाल, ये निबंध संग्रह है। आपके सिलेबस में जो चैप्टर लगा हुआ है वो है मेरे संग की औरतें। यह एक नए प्रकार की शैली में लिखा हुआ संस्मरणात्मक गद्य है, जिसका जिक्र हमने सबसे पहले शुरू में ही कर दिया था। परंपरागत तरीके से जीते हुए भी लीक से हटकर कैसे जिया जा सकता है, यह पाठ ऐसी औरतों पर केंद्रित है। और मृदुला गर्ग ने इसमें अपनी 5 बहनों और एक भाई का जिक्र किया है। उसका जिक्र करते हुए लिखती हैं कि पहली लड़की जिसके लिए मन्नत मांगी गई थी वह मैं नहीं, मेरी बड़ी बहन मंजुल भगत थी। ठीक है, तो पहला आप मंजुल भगत का नाम याद रखिए। घर का नाम था रानी, बाहर का नाम मंजुल। मंजुल भगत भी लेखिका है, आपने इनकी कई रचनाओं को पढ़ा होगा, उन्हीं के बारे में जिक्र किया जा रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए मृदुला गर्ग के माध्यम से आप कई और लेखकों के बारे में यहाँ पर पढ़ लेंगे। वो लिखती हैं कि पहली लड़की जिसके लिए मन्नत मांगी गई थी वह मैं नहीं, मेरी बड़ी बहन मंजुल भगत सी थी। घर का नाम था रानी, बाहर का मंजुल। लेखिका अवतार हुआ मंजुल भगत, क्योंकि लिखना शादी के बाद शुरू किया और अपना नाम बदलकर पति का ग्रहण करने में कोई हीन भावना आड़े नहीं आई, इसीलिए पैदाइशी जैन नाम छोड़कर भगत बनी। तो यहाँ पर मंजुल भगत कैसे भगत बनी उसकी भी कहानी आप लोगों ने सुन ली कि उन्होंने अपने पति का नाम उसमें जोड़ लिया है, हालांकि उनका वास्तविक नाम मंजुल था। दूसरे नंबर पर मैं थी, यानी कि मृदुला गर्ग। घर का नाम उमा, बाहर का नाम मृदुला। मैं भी शादी के बाद लिखना शुरू किया तो बतौर लेखिका नाम चला मृदुला गर्ग। मुझे याद है जब हमने लिखना शुरू किया उससे कुछ पहले नारीवाद का चलन हुआ था, यानी कि स्त्री विमर्श की शुरुआत हुई थी। शादी के बाद नाम न बदलने का रिवाज उसी ने चलाया था। मन्नू भंडारी का हवाला देकर हमसे पूछा भी जाता था कि आप लोग इतनी पोंगापंथी घर घुस्सू क्यों हो, नाम क्यों बदला। हमारे पास इसका कोई ढंग का जवाब नहीं होता था, अब भी नहीं है। पर नाम बदलने से अपने व्यक्तित्व का कोई नुकसान होते मैंने नहीं देखा। पूछने को तो पिताजी से लोग यह भी पूछते थे कि 5 बेटियों से आपका मन नहीं भरा जो हर बेटी के 2-2 नाम रख छोड़े हैं। मुझसे छोटी बहन का
घर का नाम है गौरी और बाहर का चित्रा। वह नहीं लिखती, उसका कहना है वह इसलिए नहीं लिखती क्योंकि घर में कोई पढ़ने वाला भी तो चाहिए। उसके बाद जब चौथी पांचवी बेटियां हुई तो पिताजी ने इतनी बात जमाने की सुनी कि उनका एक एक ही नाम रखा, रेणु और अचला। पांच बहनों के बाद एक भाई हुआ, राजीव। तो देखिए यहाँ पर पूरी स्टोरी आपको हमने रखने का प्रयास किया। इस पूरे चैप्टर का जो मेन जिस्ट था कि आ, जो औरतों की बातें की गई थी उसमें कौन किन किन औरतों की चर्चा यहाँ पर की गई है। तो पांच बहनों का जिक्र किया गया, उनका नाम आपने अपने दिमाग में रख लिया होगा, नोट भी कर लिया होगा। अपने नोट बुक पर जरूर इसको नोट कर लीजिए ताकि परीक्षा में किसी तरीके से घुमा फिरा कर आए तो भी आप वहां पर सही कर लें। और जो पांचों बहनों के बाद एक भाई हुआ, उसका नाम क्या है? ठीक है। तो इस तरीके से हमने दूसरे चैप्टर पर बात किया। अब बात करते हैं हम अगले चैप्टर पर जो कि जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखा गया है। जगदीश चंद्र माथुर पर बात करें तो इनका जन्म सन 1917 में हुआ और निधन 1978 में। ये सुपरिचित नाटककार जगदीश चंद्र माथुर के रूप में जाने जाते हैं। इनका जन्म इलाहाबाद विश्वविद्यालय इनका जन्म खुर्जा में हुआ और शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूरी हुई। तो जगदीश चंद्र माथुर जो कि नाटककार के तौर पर जाने जाते हैं। बचपन से ही नाटकों में रुचि होने के कारण स्कूल कॉलेज के सांस्कृतिक उत्सवों में नाट्य लेखन, निर्देशन और अभिनय करते रहे। आगे चलकर यही शौक सृजन में बदल गया। जगदीश चंद्र माथुर के नाटकों में विविधता है। ऐतिहासिक नाटकों के साथ साथ उन्होंने सामाजिक समस्याओं से जुड़े एकांकी नाटक लिखे हैं। उनके कुछ व्यंग्य प्रधान एकांकी चर्चित रहे। अगर इनकी प्रमुख कृतियों के ऊपर बात करें तो उसमें है कोणार्क, दशरथ नंदन, शारदिया, पहला राजा, ये नाटक के तौर पर है। भोर का तारा, ओ मेरे सपने, एकांकी संग्रह। तो कृतियों को ध्यान में रखिए। कई बार ये जो कृतियां हैं पिछले साल के क्वेश्चन पेपर आपने देखे होंगे तो उसमें ये किसी न किसी रूप में पूछी जा चुकी है। जो आप सभी को पढ़ना है चैप्टर में, रीढ़ की हड्डी, ये एकांकी विधा में है। रीढ़ की हड्डी के माध्यम से लेखक ने समाज में स्त्रियों के प्रति व्याप्त रूढ़िवादी मानसिकता पर प्रहार करते हुए स्त्रियों की शिक्षा एवं उससे उत्पन्न उनके आत्मविश्वास और साहस को दर्शाया है। तो रीढ़ की हड्डी जो एकांकी है, इसकी विषय वस्तु क्या है? समाज में स्त्रियों के प्रति व्याप्त रूढ़िवादी मानसिकता और स्त्रियों की शिक्षा के बाद उनके अंदर जो आत्मविश्वास और साहस उत्पन्न हुआ है उसका पूरा जिक्र किया गया है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। रीढ़ की हड्डी एकांकी है। ये आपके छोटे कक्षाओं में भी, खासतौर से अगर आप 11वीं 12वीं में पढ़े होंगे तो कई बोर्ड में ये ऑलरेडी एकांकी लगी रहती है। ठीक है। अगर कुछ पात्रों की बात हम करें तो उसमें प्रेमा, रामस्वरूप, रतन, गोप प्रसाद, शंकर, उमा। ठीक है। गोविंद प्रसाद, शंकर, उमा, ये कुछ खास पात्र हैं। और इसमें शादी के लिए कुछ लोग आए हुए हैं और वहां पर बात नहीं बनती है तो अचानक जो उमा है, इसका एक संवाद है जो कि इस रीढ़ की हड्डी एकांकी को पूरा तरीके से खोल देता है। उमा बोलती है, जी हाँ, जाइए, जरूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर जरा यह पता लगाइएगा कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, यानी बैकबोन। बैकबोन, तो ये संवाद है जो कि रीढ़ की हड्डी एकांकी का मूल कथ्य है एक तरीके से। और लंबा चौड़ा है। इसमें प्रेमा को देखने के लिए कुछ लोग आते हैं और शादी के लिए पूछते हैं और बाद में पता चलता है कि लड़की पढ़ी है। तो फिर वहां से लोगों को लगता है कि पढ़ी लिखी है तो ये स्वतंत्र तरीके से अपनी आवाज को बुलंद करेगी, इसलिए वो लोग शादी करने से इनकार कर देते हैं। और इसी बीच उमा इस बात को कहती है कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं है, ये पता कर लीजिएगा। और इसीलिए इस एकांकी का नाम रीढ़ की हड्डी भी रखा गया है। रीढ़ की हड्डी, कई बार ये होता है कि आप अपनी बातों पर टिके रहें। ठीक है। इसीलिए कई लोग बोलते हैं कि उनकी रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं है बल्कि टेढ़ी है, अगर जो अपनी बातों पर नहीं टिका रहता है। तो रीढ़ की हड्डी का मतलब है कि आप अपनी बातों पर टिकने वाले हैं। ठीक है। तो ये चैप्टर जो लगा हुआ था उसमें जो पात्र है उनको भी ध्यान में रखिए और जो उसकी विषय वस्तु है इसके बारे में हमने बताया।
और एक संवाद को भी आपके सामने प्रस्तुत किया। अब आगे बात करते हैं विद्यासागर नौटियाल के ऊपर। विद्यासागर नौटियाल का जन्म 1933 में हुआ और निधन 2012 में हो गया। समसामयिक कथा लेखक विद्यासागर नौटियाल का जन्म माली देवल गांव टिहरी यानी कि उत्तराखंड में हुआ था और इनकी उच्च शिक्षा वाराणसी से हुई। पहाड़ी जीवन विशेषकर टिहरी गढ़वाल के जीवन यथार्थ के कुशल चितेरे नौटियाल जी की कथा भाषा में मिट्टी की सौंधी गंध रची बसी है। इनकी प्रमुख कृतियों के बारे में बात करें तो टिहरी की कहानियां, सुच्ची डोर जो कि कहानी संग्रह है, उलझे रिश्ते, बीम अकेली, सूरज सबका है, उत्तर बया है, झुंड से बिछुड़ा जो कि उपन्यास है, मोहन गाता जाएगा आत्मकथ्य है। ठीक है, यहाँ पर सच्ची डोर कहानी होना चाहिए। प्रमुख कृतियां टिहरी की कहानियां हमने बताया, सच्ची डोर, उलझे रिश्ते, बीम अकेली, सूरज सबका है, उत्तर बया है, झुंड से बिछड़ा जो कि उपन्यास है, मोहन गाता जाएगा आत्मकथ्य। आपके पाठ्य पुस्तक में जो कहानी लगी हुई है उसका नाम है माटी वाली। माटी वाली इस कहानी में विद्यासागर नौटियाल ने विस्थापन की समस्या को प्रभावी ढंग से उठाया है। जब भी इस कहानी को मैं पढ़ता हूं तो मुझे एक कहानी और दिमाग में आती है, एक टोकरी भर मिट्टी। आप लोग कमेंट्स कर जरूर बताइए कि एक टोकरी भर मिट्टी नामक कहानी जो लिखी गई है उसके कहानीकार कौन है। क्योंकि परीक्षाओं में इसी तरीके से कोरिलेट कर एक दूसरे तथ्यों को हम जब जोड़कर पढ़ते हैं तो हमारी तैयारी और अच्छी चलती है। तो माटी वाली जो कहानी है जिसके लेखक हैं विद्यासागर नौटियाल, इसमें विस्थापन की समस्या को उठाया गया है, तो इसको बिल्कुल अपने ध्यान में रखना है। आगे बात करें तो इस कहानी के माध्यम से लेखक ने बताने का प्रयास किया है कि गरीब और श्रमिक वर्ग इस समस्या से कैसे जूझ रहा है। इसका बहुत ही संवेदनशील और मार्मिक चित्र विद्यासागर नौटियाल ने माटी वाली कहानी में प्रस्तुत किया है। शहर के वो शुरुआत करते हैं, कहानी की शुरुआत कुछ इन पंक्तियों से होती है। अगर आपके पास बुक होगी, नहीं भी होगी तो भी इसको आप ध्यान में रखिए कि शहर के सेमल का टप्पड़ मोहल्ले की ओर बने आखिरी घर की खोली में पहुंचकर उसने दोनों हाथों की मदद से अपने सिर पर धरा बोझा नीचे उतारा। मिट्टी से भरा एक कंटर माटी वाली। टिहरी शहर में शायद ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसे वह न जानती हो या जहां उसे न जानते हो। घर के कुल निवासी, वर्षों से वहां रहते आ रहे किराएदार, उनके बच्चे तलक घर घर में लाल मिट्टी देते रहने के कारण उस काम को करने वाली वह अकेली है, उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। माटी वाली अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी है, गांव के हर आने जाने वाले से एक ही बात कहती जा रही है, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। देखिए यही आखिरी कथन है माटी वाली का। वो झोपड़ी के बाहर बैठी है और इस चैप्टर में आखिरी प्रसंग के तौर पर ये है, वो वहां पर बैठकर जो भी व्यक्ति आ रहा है जा रहा है उसे एक ही बात कहती जा रही है कि गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। तो बहुत बड़ी बात कही जा रही है। झोपड़ी को ही गरीब व्यक्ति क्या मान रहा है, अपना शमशान मान रहा है, जबकि शमशान का अर्थ आप जानते होंगे कि इसका प्रयोग कब किया जाता है। तो ये बात है यहाँ पर माटी वाली कहानी के माध्यम से विद्यासागर नौटियाल ने बहुत ही मार्मिक तरीके से एक बूढ़ी महिला का जिक्र किया है, विस्थापन की समस्या को उठाया है। आगे बात करते हैं शमशेर बहादुर सिंह के ऊपर। शमशेर बहादुर सिंह को आमतौर पर आपने कवि के तौर पर पढ़ा होगा। अगर पढ़ा होगा तो इनका भी संबंध सप्तक से है और आप जरूर कमेंट कर बताइए कि किस सप्तक से जुड़े हुए हैं। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म 1911 में हुआ और निधन 1993 में हो गया। इनका जन्म देहरादून में हुआ। स्वतंत्रोत्तर हिंदी कविता के प्रमुख कवि के रूप में ये जाने जाते हैं। देहरादून एवं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। प्रसिद्ध चित्रकार वकील बंधुओं से उन्होंने कला प्रशिक्षण लिया है। इसलिए आप शमशेर बहादुर सिंह की कविताओं को पढ़ेंगे तो थोड़े से उसमें चित्रकारिता का भी आपको रूप दिखाई पड़ता है बिंबों के माध्यम से। और ये किनसे प्रेरणा ली, इसको आपको बहुत ध्यान रखना है। उकील बंधुओं द्वारा, उकील यहाँ पर वकील नहीं लिखा गया है बल्कि उकील लिखा हुआ है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है। अनूठे काव्य बिंबों का सृजन करने वाले शमशेर केवल असाधारण कवि ही नहीं
एक अनूठे गद्य लेखक भी हैं। उनकी कुछ रचनाएं हैं जिसके माध्यम से वो जाने जाते हैं कि किस प्रकार के गद्य लेखक हैं, जिसमें है दो आप, प्लाट का मोर्चा जैसी गद्य रचनाओं के माध्यम से उनके विशिष्ट गद्यकार के रूप को पहचाना जा सकता है। और ये दोनों ऐसी रचनाएं हैं जो कि परीक्षाओं में खूब पूछी जाती हैं। इसके अतिरिक्त इनके प्रमुख कृतियों के बारे में बात करें तो कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, चूका भी नहीं हूं मैं, इतने पास अपने, काल तुझसे होड़ है मेरी, काव्य संग्रह है। कुछ गद्य रचनाएं, कुछ और गद्य रचनाएं जो कि गद्य संग्रह है। तो यहाँ पर आप पैटर्न देख रहे हैं शमशेर बहादुर सिंह की रचनाओं का। तो जब वो कविताएं लिख रहे हैं तो लिख रहे हैं कि कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं। जब वो गद्य लिख रहे हैं तो कुछ उसी टाइप से लिख रहे हैं, कुछ गद्य रचनाएं, कुछ और गद्य रचनाएं। बाकी को ध्यान में रखिए, चुका भी नहीं हूं मैं, इतने पास अपने, काल तुझसे होड़ है मेरी, ये सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आपके सिलेबस में जो चैप्टर लगा हुआ है, इस तरह आखिरकार मैं हिंदी में आया, तो यह एक नई और विशिष्ट गद्य शैली में लिखी गई यह ललित गद्य रचना हमें शमशेर के रचनाकार व्यक्तित्व की सादगी और संघर्षों से तो परिचित कराती है, कवि हरिवंश राय बच्चन की संवेदनशीलता और उनके प्रति लेखक की आत्मीयता को भी दर्शाती है। अनौपचारिकता और आत्मीयता की खुशबू के साथ इसमें उर्दू गद्य शैली का स्वाद भी है। जैसा कि आप जानते हैं कि शमशेर बहादुर सिंह हिंदी के साथ साथ उर्दू के भी अच्छे जानकार थे, और उनकी कुछ जो रचनाओं में आप देखेंगे कि उर्दू के शब्दों का भी बहुत प्रयोग किया गया है। और शीर्षक से ही लग रहा है कि शुरुआत में वो हिंदी की तरफ नहीं थे, बाद में इस तरह आखिरकार में हिंदी में आया, और उसके लिए वो हरिवंश राय बच्चन इत्यादि को बहुत ही महत्व देते हैं, एक तरीके से प्रेरणा स्रोत मानते हैं। वही हरिवंश राय बच्चन थे, उन्होंने मधुशाला नाम से कविता लिखी, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, ये सब। तो हरिवंश राय बच्चन जैसे मैं बोल रहा हूँ, तो इसके पहले एक वीडियो लेक्चर इन पर भी आया हुआ था जिसमें कि आत्मपरिचय नाम से दो कविताओं को हमने पढ़ा था। आगे शमशेर बहादुर सिंह लिखते हैं कि वो हिंदी में कैसे आए। लिखते हैं कि हिंदी ने क्यों मुझे उस समय अपनी ओर खींचा, इसका स्पष्ट कारण तो मेरी चेतना में निराला और पंत थे, उनसे प्राप्त संस्कार और इलाहाबाद प्रवास के हिंदी साहित्यिक वातावरण से मित्रों से मिलने वाला प्रोत्साहन था। तो ये हिंदी में किस तरीके से है, तो इन्होंने बताया कि हरिवंश राय बच्चन से प्रेरित तो थे ही, इसके अतिरिक्त निराला और पंत से भी प्रेरित थे। और आप देख रहे हैं कि पंत का भी संबंध उत्तराखंड से रहा है, और शमशेर बहादुर सिंह भी देहरादून से जुड़े हुए थे। तो कहीं ना कहीं अ, अपने एरिया के लोग भी एक दूसरे को प्रेरित करते हैं, और एक कारण ये भी रहा है। तो हिंदी में आने का कारण, अ, हिंदी प्रेम का कारण रहा है निराला और पंत, और इलाहाबाद के जो भी इनके मित्र थे उनके माध्यम से ये हिंदी में लिखना शुरू कर दिए थे। तो ये 5 चैप्टर लगे हुए थे। ये कृतिका भाग 1 छोटी सी पतली सी किताब है, और आप चाहें तो उसको 1 घंटे में भी पढ़ सकते हैं। ठीक है? तो हमने जो भी इस किताब को पढ़ने के साथ ही समझा, वो सभी आपके सामने एक शॉर्ट नोट्स के तहत प्रस्तुत किया है। उम्मीद है कि आप सभी को अच्छा लगा होगा। कमेंट्स कर ज़रूर बताइएगा। ठीक है? इसी तरीके से हम और एनसीईआरटी की किताबों पर बात करेंगे। तो लगातार अपनी तैयारी करते रहिए, और घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सब चीज़ समय से कंप्लीट हो जाएगा, और आपका चयन भी हो जाएगा। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।